नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वायरल इन्फेक्शन के बारे में। ये वायरल इन्फेक्शन, ये बुखार कुछ बरस पहले तक बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब इन बरसों में प्रतिवर्ष 10 से 40 करोड़ लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इस इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से WHO के मुताबिक लगभग 40,000 लोग प्रतिवर्ष अपनी जान गंवा देते हैं। ये रोग लगभग विश्व के 120 से अधिक देशों में फैल चुका है और जितने भी इसके केसेस हैं उनमें सबसे अधिक इसके केसेस होते हैं एशिया में, यानी कि हमारे आसपास, इंडिया के आसपास। क्या है ये रोग? आज हम इस रोग के बारे में जानेंगे। इसका कारण क्या है, ये कैसे फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, अगर ये रोग हो गया तो आप कैसे अपना ध्यान रखेंगे, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाएगा और मैं बताऊंगा आपको इस रोग की होम्योपैथिक दवाइयां भी। वो रोग है डेंगू। डेंगू यानी कि डेंगू फीवर, इसको डेंगी भी कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस का नाम है DENV1। इसी की प्रजातियां 2, 3, 4 तक हो सकती है। इनमें से किसी भी एक का इन्फेक्शन फैलता है एक लोकेलिटी के अंदर और एक व्यक्ति को उनमें से ही कोई इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके होने पर जो लक्षण डेवलप होते हैं वो लक्षण सामान्य बुखार या वायरल इन्फेक्शन के जैसे, मलेरिया के जैसे, चिकनगुनिया के जैसे, या शुरू में टाइफाइड से भी भ्रमित हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसके जैसे भी लक्षण होते हैं। शुरू में समझ में नहीं आता कि ये बुखार किस तरह का है, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद ही मालूम चल जाएगा कि ये एक वायरल, सामान्य ना होकर के ये डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत तीव्र होते हैं, बहुत वायलेंट होते हैं, तेज गति से अपना शिकार बनाते हैं। और बुखार भी जो आएगा वो मध्यम बुखार नहीं आएगा, बहुत तेज बुखार आता है और वो भी 104 डिग्री तक बुखार आता है या इससे भी ज्यादा हो सकता है। और क्या क्या होता है आइए एक एक करके जानते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो बुखार है बहुत तेज होता है। एक और हैरानी की बात है कि बहुत से लोगों में वो इतना कम भी हो सकता है जिसका मालूम ही ना चले, यानी कि 70-80% लोगों को ये तकलीफ हो जाती है, 2-1 दिन में बुखार आया ठीक हो गया। लेकिन जो लोगों को बहुत तेज बुखार आता है, हम मुख्यतः उनकी बात कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहला लक्षण हो जाएगा कि तेज बुखार, और वो भी 104 या उससे भी अधिक। दूसरा, उस बुखार के साथ जबरदस्त बॉडी पेन होता है। बॉडी पेन इतना ज्यादा कि लगता है हड्डियां टूट जाएंगी, और इसीलिए इस बुखार को बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। फीवर के साथ साथ उल्टी, उबकाई, बहुत तेज सिर में दर्द, और वो दर्द भी आंख के पीछे ऐसा तेज दर्द होता है जैसे गहराई से सुई चुभाई जा रही है। और पेशेंट को बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं। रैशेज मीन्स लालपन आ जाएगा बॉडी पे। डेंगू के दौरान जो रेडनेस आती है वो टिपिकल होती है। यूं बुखार चढ़ा, थोड़ा सा रेड तो बॉडी होती है, लेकिन इसकी रेडनेस खास होती है। उसको पहचानने के लिए अगर आप पेशेंट की बॉडी को अपने फिंगर से छुएंगे और थोड़ी देर में हटाएंगे तो निशान बन जाएगा आपके हाथ का। ये टिपिकल है डेंगू की जो रेडनेस या इरप्शंस की। ये स्टेज फेब्राइल स्टेज कहलाती है, जो 2 से 7 दिन तक रह सकती है।
इसका जो बुखार है वो बुखार का एक और खास टिपिकल है कि 2-1 दिन के बाद में बुखार नीचे आ जाएगा ग्राफ में, एक आध दिन बुखार नहीं रहेगा और फिर से बुखार आ जाएगा। बुखार एक बार जाकर के लौट के आता है। तो ये फेब्राइल स्टेज 2 से 7 दिन रहती है। उसके बाद में जबरदस्त वीकनेस आ जाती है पेशेंट को, और जब पेशेंट का बुखार उतर गया, 3 दिन में उतरे, 7 दिन में उतरे, और उसके बाद में जो स्टेज शुरू होती है वो कहलाती है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल का मतलब हो गया सीरियस, गंभीर। ये स्टेज में टिपिकली क्या होता है कि पेशेंट जो बहुत वीक फील कर रहा था, वीकनेस और अधिक हो जाती है, बेहद बेचैनी हो जाती है। और उस बेचैनी की वजह क्या होती है कि इस इंफेक्शन की वजह से जो प्लाज्मा है ना वो लीक होके ऑर्गन से कुछ ऐसे सर्कुलेशन से कुछ ऐसे बाहर हो जाएगा, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि लंग्स में नीचे बेस में पानी भर जाएगा, पेट में इन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह से विसरल इफ्यूजन हो जाएगा, या सर्कुलेशन से जो प्लाज्मा है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। उसके कारण पेशेंट को बहुत वीकनेस होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कंफ्यूजन की स्टेट पैदा हो जाती है। उसको लगेगा कि कुछ मैं अपना बैलेंस नहीं रख पा रहा हूं, भूल रहा हूं, ज्यादा बात करेगा पेशेंट, या इररेलेवेंट टॉक भी कर सकता है पेशेंट। और प्लेटलेट्स के लो होने के कारण, यानी कि प्लेटलेट्स लो हो जाती है स्टेज में आकर के, लो होने के कारण जगह जगह ब्लीडिंग के स्पॉट्स आ सकते हैं। टंग रेड हो जाएगी, जैसे कि ब्लीड हुआ है। स्किन पे भी जगह जगह ब्लीडिंग के स्पॉट्स बन सकते हैं। पेशेंट के आंख में, पेशेंट के खांसी के साथ कफ में, उसकी उल्टी में ब्लड आ सकता है, उसके पेशाब में ब्लड आ सकता है, उसके मल में ब्लड आ सकता है। इस तरह से ब्लीडिंग हो सकती है प्लेटलेट्स के डाउन होने की वजह से। और इस ब्लीडिंग वाली स्टेज के डेंगू को डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। और ये हेमरेजिक फीवर सब लोगों को हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये कंडीशन 20 में से 1 पेशेंट को ही आती है। और अगर एक आध दिन में पेशेंट रिकवर नहीं करे तो ये घातक हो सकता है। इसी स्टेज के अंदर लीवर में सूजन आ सकती है, लीवर इनलार्ज हो सकता है, स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाती है किसी किसी की। और जो उल्टियां शुरू में थी, यहां आकर के उल्टियां और अधिक भी हो सकती है। पेट में दर्द हो सकता है, पसलियों में दर्द हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि इफ्यूजन हो गया है लंग्स में। कुछ पेशेंट्स बेहोश हो सकते हैं, उनको कन्वल्जन्स यानी कि फिट्स भी आ सकते हैं। और अगर पेशेंट शॉक में चला जाए तो यहां पे डेथ हो सकती है पेशेंट की। डेंगू बहुत घातक है। अगर उल्टियां 2-3 से ज्यादा हो, फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा लो होती जा रही हो, सांस लेने में कठिनाई हो, तो कभी भी इग्नोर ना करें और डॉक्टर की राय जरूर लें। फीवर के शुरू में ही अगर अच्छे से मैनेज करना शुरू कर दें तो ये क्रिटिकल कंडीशंस नहीं आएंगी या जल्दी ओवरकम हो जाएगा। और जो लास्ट स्टेज होती है उसको रिकवरी फेज कहते हैं। रिकवरी मीन्स पेशेंट रिकवर हो रहा है, एक एक करके सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। जो मृत्यु की कंडीशन है वो बहुत रेयर आती है। जो सीरियस पेशेंट्स होती हैं उनमें भी रेयर टू रेयरेस्ट ऐसे डेथ हो जाती है, लेकिन वो किसकी हो जाएगी और कौन बच जाएगा ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पर। ये जो क्रिटिकल कंडीशन, मोर क्रिटिकल या सीरियस कुछ लोगों में हो जाती है, वो कौन कौन लोग हैं, क्यों हो जाता है ऐसा, आइए बात करते हैं। बहुत छोटे बच्चे,
प्रेग्नेंट लेडीज, जिन लोगों को पहले डेंगू हो रखा हो और अब उनको नए वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ हो, ये लोग इसके अधिक पीड़ित होते हैं अन्य लोगों की तुलना में। गांवों की तुलना में शहरों में ये तकलीफ ज्यादा होती है, और शहर भी जो मिडिल क्लास सिटीज हैं वहां पे, या जहां डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ज्यादा हो, बहुत भीड़ भाड़ वाले लोगों में जहां लोग रहते हो, और खास करके जहां वाटर मैनेजमेंट सही नहीं हो। हम बात करेंगे प्रिवेंशन के उसमें कि कैसे बचना है। तो आप देखेंगे कि जहां पे पानी को स्टोर करने का तरीका, खुली टंकियां, खुले ऊपर छतों पे कुछ बर्तन वगैरह, जहां लोग ज्यादा ऐसे रखते हैं, सफाई का ध्यान कम रखते हैं, वो लोग ज्यादा सीरियस होने के चांस होते हैं, क्योंकि वहां डेंगू होता ही ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले अब हम जानते हैं आखिर ये वायरल इन्फेक्शन इंसानों तक पहुंचता कैसे है। दोस्तों, उसके लिए एक मच्छर रिस्पॉन्सिबल है, और मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। ये जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, ये मच्छर सामान्य मच्छर की तुलना में साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इसकी बॉडी पे धारियां होती हैं, और ये मच्छर मादा मच्छर ही इन्फेक्शियस होता है। मेल के काटने से ये नहीं फैलता। जब फीमेल एडीज एजिप्टी मच्छर एक डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को काटेगा, ये काटने के बाद में उस मच्छर के शरीर में ये मल्टीप्लाई होता है वायरस, और फिर ये मच्छर इन्फेक्शियस हो जाता है। जब ये स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो अपनी लार के साथ ये उस वायरस को बॉडी में प्रवेश करा देता है। ये मच्छर अधिकांशतया ठहरे हुए पानी में और साफ पानी में ब्रीड करता है। ये मच्छर के जो अंडे हैं, हैरान हो गया मैं भी इस चीज को जान के कि अगर वो अंडे साल भर तक या उससे अधिक टाइम तक भी सूखे हुए वातावरण में भी अगर वो कहीं हैं, तो पानी मिलने पर वो मच्छर बन जाएंगे बरसों के बाद भी। तो एक बार मच्छर खत्म हो गए, उससे भी पीछा नहीं छूटता। साफ सफाई का ध्यान हमेशा ही रखना पड़ेगा, वाटर स्टोरेज का ध्यान हमेशा ही रखना पड़ेगा। ये मच्छर टिपिकली दिन में काटता है, रात में नहीं काटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये मच्छर दिन में अधिक काटता है, और दिन में भी सुबह और शाम के टाइम अधिक काटता है। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना होगा? बचाव के लिए मच्छरों की ब्रीडिंग पे कंट्रोल करना होगा, अर्थात जहां पे पानी ठहरता है साफ सुथरा पानी हो, टंकियां, कूलर्स, ये सबसे बड़े सोर्सेज हैं। बरसात के सीजन के बाद छतों के ऊपर कुछ बर्तन, कुछ टायर्स, कुछ ऐसी जगह जहां पे थोड़ा सा पानी रुक गया, वहां पे ये मच्छर ब्रीड करता है। तो इसलिए उसका ध्यान हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो लोअर इकोनॉमिक क्लास के लोग जहां हाईली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, वहां इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये जो मच्छर का ब्रीड करना और इससे प्रिवेंशन के लिए कम्युनिटी लेवल पे भी ध्यान रखा जाता है कि सड़कों पे फॉगिंग होती है। इन मच्छर के सीजन के दिनों में सरकारें ध्यान रखती हैं, वो आप जानते हैं। और व्यक्ति को अपने स्तर पे ध्यान अधिक रखना चाहिए। अपने घरों के दरवाजे जाली वाले होने चाहिए, जिसमें से मच्छर क्रॉस ना कर सके। बच्चे और सब लोग फुल स्लीव कपड़े पहने, पूरे बाजू तक कपड़े पहने, तो बहुत बड़ा बचाव हो जाता है मच्छरों के काटने से। आजकल काफी सारी मॉस्किटो रिपेलेंट्स
आ रखे हुए हैं मार्केट में, कुछ ऑइंटमेंट्स भी हैं जिनको लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं। आजकल तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ गए हैं, बैंड्स भी आ गए हैं जिनसे कुछ वेव्स निकलती है ऐसा बोलते हैं, और उससे मच्छर आपके पास नहीं आते हैं। तो पर्सनल केयर रखना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा इफेक्टिव भी है देन की कम्युनिटी लेवल पे। तो आपको मच्छर नहीं काटे इसके लिए बॉडी पे अगर आप कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल तेल भी लगा के रखते हैं तब भी मच्छर कम काटते हैं। स्कूल्स में या जहां लोग ज्यादा क्राउड में एक साथ रहते हैं वहां पे इस तरह के ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहां भीड़ भाड़ में जाएं तो फुल स्लीव कपड़े पहन के जाएं और ठहरे नहीं, जहां मच्छर हो वहां फैन वगैरह का इंतजाम भी हो तब भी मच्छर कम काटते हैं। इतनी बड़ी तकलीफ और इतने हजारों लोग इससे इफेक्टेड होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, इसको देखते हुए इसका वैक्सीनेशन भी बन चुका है, लेकिन ये वैक्सीनेशन अभी तक इंडिया में नहीं आया है। कुछ देशों में इसके परीक्षण चल रहे हैं। आविष्कार तो 2015-18 के आसपास हो गया था, WHO ने मंजूरी शायद 2018 में इसके लिए दे दी है और इंडिया में अभी तक ये नहीं आया है। लेकिन अगर किसी को एक बार डेंगू हो गया, उस डेंगू के वायरस के स्ट्रेन से उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, नेचुरल वाली। यानी कि एक टाइप का वायरस जो आज हुआ है ना, उसका इन्फेक्शन दोबारा कभी भी नहीं होगा, ये नेचुरल इम्यूनिटी आती है। लेकिन अगर दूसरी टाइप का वायरस इन्फेक्शन हो गया डेंगू का, वो उन लोगों में नॉर्मल से भी अधिक घातक हो जाएगा। तो नेचुरल इम्यूनिटी के ऊपर हम बहुत अधिक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मच्छर के काटते ही उसी दिन डेंगू हो जाएगा ऐसा नहीं है। कम से कम 2 दिन और अधिक से अधिक 14 दिन लगते हैं उस वायरस को बॉडी में इतना ज्यादा फैलने के लिए कि वो ये डेंगू के सारे लक्षण पैदा कर सके। इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 14 डेज। डेंगू होने पर किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करके इसको कंफर्म किया जाए, डेंगू होने पर किन किन इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर किया जाए, आइए हम उस पर बात करते हैं। डेंगू कंफर्म करने के लिए यूं तो लक्षण ही काफी है, लेकिन एक प्रॉपर डायग्नोसिस होने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस मैं आपको बता रहा हूं। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे महत्वपूर्ण एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको सीबीसी कहते हैं, और सीबीसी में भी प्लेटलेट्स के काउंटिंग और डब्ल्यूबीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हीमोक्रिट एक टेस्ट होता है जो सीबीसी का ही पार्ट है, वो भी इसमें बार बार देखना पड़ता है। ये टेस्ट रोजाना दिन में 2 बार भी करने पड़ सकते हैं, कम से कम 1 बार तो देखना ही पड़ेगा जब से डेंगू का शक हो गया है तब से लेकर के ठीक होने के बाद तक। दूसरा जो टेस्ट है वो इसी के संबंधित है, लीवर के टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और पूरे लीवर के जो फंक्शंस होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, इनको देखना चाहिए जब लीवर पे इफेक्ट आ रहा है उसको देखने के लिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की जांच भी करनी चाहिए कि पेट में कहीं जो मैं बताया था कि प्लाज्मा निकल के बाहर आ जाता है उसका कलेक्शन तो नहीं है क्या। एक्सरे देखना पड़ सकता है, छाती का एक्सरे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के अलावा सीटी स्कैन भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, एक्स्ट्रा फ्लूइड को देखने के लिए, प्लाज्मा को देखने के लिए। और टेस्टों में यूरिन की जांच, यूरिन में भी हम देखते हैं कि अगर ब्लीडिंग शुरू होती है तो सबसे पहले यूरिन में आरबीसीज आना शुरू हो जाते हैं, उसको देखा जाता है। स्टूल की जांच भी देखी जाती है, कहीं स्टूल के अंदर ऑकल्ट ब्लड तो नहीं आ रहा है क्या। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अन्य सभी वायरल डिजीज के भांति इस वायरल डिजीज का भी ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और ट्रीटमेंट नहीं होने के बावजूद
कांस्टेंट मेडिकल ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपको डॉक्टर की देखरेख में ही रहना चाहिए। जरा भी लापरवाही इसमें बहुत घातक हो सकती है। पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग जरूरी है। डॉक्टर आपका सिंपल बुखार नहीं देखेगा, वो आपका ब्लड प्रेशर भी देखेगा, वो कहीं जो सीरियस क्रिटिकल साइंस हैं उनको भी ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह से करके ये सब मैनेज करने के लिए डॉक्टर की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं आपको अंत में बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। उससे पहले आइए अब हम जानते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स आपको ध्यान रखने हैं। डूज और डोंट्स में सबसे महत्वपूर्ण है रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। जरा सा अंदेशा भी हो तो भी आप 100% रेस्ट करेंगे, बिस्तर में आराम करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, तो डिहाइड्रेशन और अन्य कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है हाइड्रेशन, यानी कि खूब पानी और अन्य लिक्विड लेते रहना। अगर वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग का ट्रीटमेंट होना चाहिए, पानी पीते रहना बहुत ही आवश्यक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस्ड रहे, इसके लिए आप इलेक्ट्रोल के घोल को भी पी सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप पी सकते हैं। नारियल का पानी, फ्रूट के जूसेस, सभी तरह के लिक्विड आप ले सकते हैं। भूख कम हो जाती है लेकिन खाना खाना जरूरी है, और वो भी वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेते रहना है पूरे एपिसोड के दौरान। बहुत तेज सिर दर्द और इन बॉडी के पेन्स के लिए आपको पेन किलर नहीं लेने हैं, खास करके एस्प्रिन, डिस्प्रिन जैसे पेन किलर तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इनको लेने से ब्लीडिंग और अधिक हो जाती है। जिनको NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि उनसे भी हेमरेज बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये कदापि प्रयोग ना करें। मैं कह चुका हूं, हल्के में नहीं लेना और डॉक्टर की राय सदा ही लेते रहना है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डेंगू और अन्य सभी वायरल डिजीजेस में चमत्कार करता है। आप क्या करें कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपके रोग को अच्छे से समझे, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही बुखार होता है, रोगी बुखार उतरने की दवाई बिना डॉक्टर की राय के ले लेता है, और वो दवाई ले लेने से लक्षण बदल जाते हैं। हमें वो लक्षण चाहिए जो बिना दवाई के असर के, कोई भी लक्षण अभी तक दबा नहीं हो, प्योर फॉर्म में अगर मिलता है, इलाज बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाता है। उदाहरण क्या, सर्दी कितनी फील हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है, प्यास कैसी लग रही है, मुंह का स्वाद बदल गया है, कैसा हो गया है, कड़वा हो गया है, पानी कड़वा लग रहा है, फूड खाना जब भी आप कोई खा रहे हो मीठा लग रहा है, टेस्ट मेटालिक हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे लक्षण। इसके अलावा नींद ज्यादा आ रही है, पेशेंट बात ज्यादा कर रहा है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, पेन के साथ में उबकाई उल्टी कितनी हो रही है, क्या खाने को मन हो रहा है, क्या खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा वातावरण आपको पसंद है, चाहिए कि कोई मेरे पास रहे, चाहिए कि आवाज ना हो, चाहिए कि रोशनी तेज ना हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगी होने के बाद मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, बहुत मन में भय हो गया है, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, विचारों में कोई खास तरह का विचार अगर बार बार आ रहा है, उसको भी आपको नोट करना है। नींद आ रही है तो किस तरह के सपने आ रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजें होम्योपैथिक इलाज के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। मोस्ट कॉमन मेडिसिन है यूपिटेरियम परफेरेटिकम, जेलसीनियम, आर्सेनिक एल्बम, ब्रायनिया एल्बा, रस्टॉक्स, एकोनाइट नेपलस, इपिकाक, सल्फर, चाइना ऑफिशनलिस, नेट्रम म्यूर, मर्कसोल और बहुत सारी दवाइयां जो लक्षणों के आधार पे दी जाती है। इन सभी दवाइयों के
अपने स्पेसिफिक लक्षण हैं, इनके थर्मल्स हैं, इनकी थर्स्ट है, इनके फीवर के करेक्टर्स हैं, कितना फीवर, कब फीवर, क्या कैसे, जो मैंने आपको बताया सब चीजें इन सब मेडिसिन की डिफरेंट है। इसके लिए आप मल्टीरिया मेडिका को रेफर कर सकते हैं और डॉक्टर इनमें से जो भी पेशेंट को दवाई अप्रोप्रिएट है या इसके अलावा भी कोई भी मेडिसिन जो पेशेंट के लक्षणों के आधार पे आ रही है, वो मेडिसिन को पेशेंट को देने से एक आध दिन में ही पेशेंट को अंतर आना शुरू हो जाता है। अगर शुरू में हम लोग ट्रीटमेंट देना शुरू करें तो प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन नहीं होती है। बहुत अधिक डाउन हो जाने पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन से प्लेटलेट्स रिवाइव हो जाती हैं और पेशेंट बहुत जल्दी बिना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के, बिना कोई बहुत वीकनेस के रिकवर कर लेते हैं। तो आपने जाना होम्योपैथी के बारे में, अपने इस डेंगू बुखार के बारे में। आप अपना ध्यान रखें, डेंगू से बचने के उपाय, और हो जाने पर जो उपाय मैंने बताए हैं, डूज एंड डोंट्स, ये सब अपनाएं तो आप अपने इस रोग को आसानी से ओवरकम कर लेंगे। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद।